Hello students, this is the continuation of the previous video of chapter 9. So now open your textbook on page number 74. Economic liberalization. Economic liberalization means गवर्नमेंट ने पैसों की बाबत में कितनी छूट छाट कितनी ढील रखी है. The government has brought about certain changes in its economic policies so as to maintain its pace with the developing world and make India a developed nation. In accordance, the policy of liberalization was adopted in the year 1991. According to this policy, certain regulations related to manufacturing and trade and commerce were removed. तो आज हमारा देश डेवलपिंग नेशन है. अलग अलग पॉलिसी बनाई गई है मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड और कॉमर्स के लिए, ताकि हम दुनिया के दूसरे देशों के साथ चल सके. और एक उसके लिए पॉलिसी ऑफ लिबरेशन उदार नीति अडॉप्ट की गई है 1991 में, जिसके चलते सर्टन नियम जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस थे मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड और कॉमर्स में, वो हटा दिए गए हैं, रिमूव किए गए हैं. ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस रिलैक्सेशन ऑन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वर अनाउंस्ड. The process of establishing a new manufacturing unit was made simpler. As a result, India has been able to keep pace with the world in terms of production and trade and commerce. It has also generated more employment opportunities. So, आप कोई भी चीज़ बाहर से मंगवाते हो या भेजते हो, जिसे हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कहते हैं, उस पर टैक्स और ड्यूटी की छूट दी गई है. और अगर किसी को नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने का हो तो उसकी जो प्रोसेस है वो एकदम सिंपल बना दी गई है. उसका नतीजा क्या हुआ कि आज हमारा देश दूसरे देशों के साथ कंपटीशन में खड़ा हो पा रहा है, जैसे प्रोडक्शन में, ट्रेड में और कॉमर्स में. और ये सब के कारण नई नौकरियां, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ गई है. नाउ पेज नंबर 75. प्राइवेटाइजेशन. प्राइवेटाइजेशन मीन्स जो चीज़ें हैं गवर्नमेंट के अंडर में उसको प्राइवेट कर देना, जो कंपनी है उसको प्राइवेट कर देना, जो गवर्नमेंट चलाते हैं. आफ्टर द इंडिपेंडेंस मैनी पब्लिक वेंचर्स, large manufacturing projects owned by the government were started by the government of India. With the passage of these ventures made less profit and incurred loss. Many public ventures had to be closed down for this reason. This left an impact on our economic system. तो पब्लिक वेंचर यानी कि बड़ी बड़ी जो प्रोजेक्ट्स है जो पहले गवर्नमेंट के थे, वो समय के साथ गवर्नमेंट को बहुत लॉस होने लगा और इसीलिए गवर्नमेंट को अपनी बहुत सारी फैक्ट्रीज बंद करनी पड़ी. और इसके कारण हमारे देश की इकोनॉमी थी उस पर बहुत बड़ा असर हुआ. The workers became united, but the industries suffered big losses. On the other side, the emphasis on quality increased around the world. The private sector started making more profit. All these circumstances motivated privatization. Government started showing inclination towards private sector. The joint sector is a part of the process of privatization. अभी जो वर्कर्स थे, जो मज़दूर थे, वो सब एकजुट हुए, बट इंडस्ट्रीज़ फिर भी बहुत लॉस हुआ उसको. और पूरी दुनिया में जो लोग हैं उनको गुड क्वालिटी चाहिए. पैसे खर्चने पर वो लोग कितने भी पैसे खर्चते हैं, देते हैं, लेकिन उनको अच्छी क्वालिटी का सामान चाहिए. प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छी क्वालिटी देता था तो उनको ज़्यादा प्रॉफिट होने लगा.
इसी कारण ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्राइवेटाइजेशन की ओर जाने लगे। गवर्नमेंट भी प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्ट करने में मान रही है। उनको भी लगता है, गवर्नमेंट को भी, कि प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है और इसीलिए गवर्नमेंट ने प्राइवेट लोगों के साथ काम करना शुरू कर दिया और इसी को हम बोलते हैं जॉइंट सेक्टर। उसके बाद है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग है पूरी दुनिया का एक होना। हम किसी भी देश में जाकर अपना बिजनेस कर सकते हैं, कहीं से भी कोई भी चीज़ मंगवा सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन मीन्स द वर्ल्ड बिकमिंग वन और countries coming closer to one another. Due to the globalization, any country of the world can trade with the another country easily. तो ग्लोबलाइजेशन के कारण कोई भी देश पूरी दुनिया में किसी अदर देश के साथ व्यापार कर सकता है। जो प्रोडक्शन है, जो मार्केट है, वो एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड है, जॉइंट है। The process of growing international relation and the integration of market across the world is globalization. तो हमारा जो इंटरनेशनल रिलेशन है, इंडिया के बाहर भी जो प्रोसेस है वो रिलेशन है, और जो मार्केट है वो जो इंटीग्रेटेड है अक्रॉस द वर्ल्ड, दैट इज ग्लोबलाइजेशन. The unique revolution in the field of information technology has stimulated globalization. The World Trade Organization (WTO), established in 1995 CE, is working towards promoting or fostering globalization. तो सारी दुनिया नज़दीक आ रही है और वर्ल्ड हमारे लिए एक हो गया है। ग्लोबलाइजेशन के कारण पूरी दुनिया में एक ज़बरदस्त क्रांति आई है। पूरी दुनिया में आप कहीं भी व्यापार कर सकते हो। वो अलग अलग देशों की जो मार्केट और प्रोडक्शन है वो एक होते जा रहे हैं। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसको WTO बोलते हैं, वो 1995 में एस्टेब्लिश हुआ था और उसका काम क्या था कि मदद करना और प्रमोट करना, वर्किंग को मदद करना और प्रमोट करना। अब इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, उसकी क्या इफ़ेक्ट है? Employment opportunities have increased in the service sector due to the advent of information technology. सर्विस सेक्टर है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी है, लोग विदेशों में जाके जॉब कर रहे हैं, ये सब ग्लोबलाइजेशन का फ़ायदा है। फ़ोन, फैक्स, मोबाइल, ईमेल, इंटरनेट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक्सेट्रा are some of the revolutionary tools of information technology which transfer information faster and at low cost. This has made the economic development of our country faster. फिर दूसरा, फ़ोन, मोबाइल, इंटरनेट, वीडियो कॉन्फ्रेंस, ये सब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आज हमारे पास है और ये बहुत ही सस्ते दामों पे मिल भी रही है, जिसके कारण इंफॉर्मेशन हम जल्दी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इसीलिए हमारे देश की डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रही है। द मल्टीनेशनल कंपनीज स्टार्टेड प्रोजेक्ट्स इन डिफरेंट कंट्रीज which have proved to be profitable for the host nation. For example, Ford Motors has a car manufacturing plant in India where cars are manufactured not only for India but for other countries too. तो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, वो अलग अलग देशों में काम कर रही है और उनको प्रॉफिट भी हुआ है। एग्ज़ाम्पल है फोर्ड मोटर का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में भी है और यह हरी कंट्रीज़ में भी है, दूसरी कंट्रीज़ में भी है, इसीलिए इतना प्रॉफिट हो रहा है। Apparently, India receives the advantage of this venture. Similarly, the big companies of India, such as Tata Motors, Infosys, Asian Paints, Parle, etc., have exported their commodities in the foreign markets. और ये हमारे देश की बड़ी कंपनियां हैं, उन्होंने हमारे देश का सामान फॉरेन मार्केट्स में बेचा है
और बड़ा नाम कमाया है। Consumers get commodities of a very good quality and at a low price due to the competition. For example, China-made toys have become very popular in the Indian market due to its low price and attractive design. In 1 year only, the Chinese toys have replaced the Indian toys in 70% to 80% shops. तो जो पूरी दुनिया का माल कोई भी जगह से हम खरीद सकते हैं, इसीलिए कंज्यूमर को अच्छी क्वालिटी मिलती है कम पैसे में, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है। अभी एग्ज़ाम्पल दिया है चाइनीज़ प्रोडक्ट का कि चाइना में बहुत सस्ती चीज़ें हैं, उसकी डिज़ाइन भी बहुत अच्छी और अट्रैक्टिव होती है। इसीलिए हमारे देश में जो खिलौने की दुकान है वो उसमें 70 to 80% चाइना के टॉयज़ खिलौने बेचे जाते हैं। Now the toys in the Indian markets are cheaper than before. Do you know the reason behind this? Due to the international trade, the Chinese toys came in the Indian market and proved to be better than the Indian toys. However, the Indian toy manufacturers and traders have incurred losses. So globalization at times causes loss to the cottage industries. तो चाइनीज़ टॉयज़ जो बेचे जाते हैं वो सही नहीं हैं। हमको हमारे देश में बने टॉयज़ खरीदने चाहिए। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, और चाइनीज़ आइटम का बहिष्कार बॉयकॉट करना चाहिए। चाइनीज़ टॉयज़ हो, कोई भी चाइना की आइटम हो जो देश में आती है, तो हमारे देश में ये सब चीज़ें सस्ती है और लोगों को ये सस्ती चीज़ें चाहिए तो वो ख़रीद लेते हैं। इसी के कारण हमारे देश की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को बहुत लॉस जाता है, और ये चीज़ें बनाते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि कभी कभी ये ग्लोबलाइजेशन जो है वो हमारे देश की खुद की इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाता है। So students, here we have completed this chapter. For homework, you have to write the answers of this chapter in your workbook.